तेलंगाना के वजीर आला रोनथ रेड्डी ने फलाह व बहबूद के हवाले से तमाम तबकात को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली पर जोर देते हुए एक अहम पैगाम दिया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हुकूमत की तमाम तरक्की और फलाही स्कीमों का फ़ायदा मजहब और ज़ात-पात से बालातर होकर हर ख़ानदान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त बस सफ़र जैसी स्कीमों की अहमियत को उजागर करते हुए उन्हें महज मुफ्त सहूलियात के बजाय आम ख़ानदानों का माली बोझ कम करने की एक कोशिश करार दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि इन इक़दामात का बुनियादी मकसद आम शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाना और माशी परेशानियों से निजात दिलाना है। उनके इस पैगाम में मुआशरती मसावात, वक़ार और हर फ़र्द की शमूलियत पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने हिंदू और मुसलमान तमाम ख़ानदानों को रियासत की तरक्की में बराबर का हिस्सादार और यकसा अहमियत का हामिल करार दिया है। हुकूमत का मानना है कि रियासत की हकीकी तरक्की इसी वक्त मुमकिन है जब तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और फलाही सहूलियात हासिल हों। इस बयान के बाद अवाम और सियासी हलकों में हुकूमत की गैर जानिबदाराना और फलाही पॉलिसियों का खैर मुकद्दम किया जा रहा है। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, मेरे लिए हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। मेरे लिए दो अंक है, हिंदू मुस्लिम। जो हिंदू को मिल रहा है बराबर हिस्सा मुसलमानों को देने के लिए हमारा सरकार काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इसीलिए अब इतना छोड़ो, हमारे शबीर भाई ने 37 ग्रुप 1 ऑफिसर्स बोले और 2 को इसमें नहीं मिलाया क्योंकि वो लोग परीक्षा नहीं लिखे। उन लोगों का शक्ति दिखाए। निकात जारीन बॉक्सिंग चैंपियन को मैं पूरा रूल हटा देके ग्रुप 1 नौकरी दिए। जो लड़की निजामाबाद से गरीब परिवार से निकलकर इस देश का नाम रोशन किए, बॉक्सिंग चैंपियनशिप ले आकर इस देश में तेलंगाना का नाम, इस देश का नाम रोशन किए। निकत जरीन को मैं ग्रुप 1 नौकरी दिए, 3 करोड़ रुपए रिवार्ड भी दिए। मोहम्मद सिराजुद्दीन, जो अजहरुद्दीन साहब क्रिकेट इंडिया कैप्टन जो किया, उनका लेगेसी कंटिन्यूस में सिराजुद्दीन वर्ल्ड कप जिता के नाम रोशन किए। मगर वो 10वीं ने पढ़ा, नौकरी देना उतना आसान नहीं है। मगर कैबिनेट में ले जाकर पूरा रूल को हटा देके सिराजुद्दीन का जो डीएसपी बनाया, डीएसपी सिराजुद्दीन बना इस राज्य में। मैं सवाल करना चाहता हूं, कोई राज्य में कोई किसी ने किया क्या? दिखाओ। हमने किए। जो राज्य के लिए, देश के लिए अपना नाम रोशन करने वाले को हम लोग उनको पहचानेंगे, उनके तरक्की का जो रिवार्ड देना है इस सरकार तैयार है। तेलंगाना से कांग्रेस के रुकन पार्लिमान चामला किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस के सीनियर रहनुमा के टी रामा राव के इल्जामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए रद्द कर दिया है। उन्होंने वाज़े किया कि वज़ीर आला रोनथ रेड्डी के भाई को ज़मीन की अलाटमेंट से मुताल्लिक लगाए गए तमाम इल्जामात हकीकत से दूर और सियासी बुग़्ज़ पर मबनी है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि अपोजिशन पार्टी अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बगैर किसी सबूत के ऐसे मनगढ़ंत इल्जामात लगा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत के तमाम काम मुकम्मल तौर पर शफाफ, कानूनी और तयशुदा ज़वाबित के मुताबिक अंजाम दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि बीआरएस क़यादत अपनी सियासी ज़मीन खो चुकी है और इसी वजह से वो वज़ीर आला के ख़ानदान को निशाना बना रही है। रुकन पार्लिमान ने बीआरएस रहनुमाओं को चैलेंज किया कि वो अफवाहें फैलाने के बजाय सबूत पेश करें और फिर अवाम से मुआफ़ी मांगें। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के मंसूबों पर पूरी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है और अपोजिशन के उन बेबुनियाद प्रोपेगेंडों से मुतासिर नहीं होगी। इस सख्त रद्द अमल के बाद दोनों अहम सियासी जमातों के दरमियान लफ्ज़ी जंग और सियासी कशीदगी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। ముఖ్యమంత్రి గారిని బద్నాం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబ సభ్యులు, ఆయన సోదరుడైనటువంటి కొండల్ రెడ్డి గారు ఈ కంపెనీల ఓనరు, ఈ కంపెనీకి ఏదో దాన్ని మొత్తం ఆయనే నడిపిస్తుండు, ఆయనదే ఈ కంపెనీ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు. మేమందరం కూడా ఏమన్నాము, మేము కాంట్రాడిక్ట్ ఎప్పుడు చేయలే, కావాలని వీళ్ళు కాంట్రాడిక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను అందుకే దీని క్లారిటీ ఇవ్వడానికి క్లియర్ కట్గా మీ ముందుకు వచ్చిన. కొండల్ రెడ్డి గారికి ఈ కంపెనీకి 2024లో అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు కానీ 2025లో అప్లికేషన్లు అప్రూవ్ అయినప్పుడు కానీ ఈ కంపెనీలో ఆయన డైరెక్టర్ కాదు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కాదు, దాంట్లో మెంబర్ కూడా కాదు. 2026 మార్చి నెలలో
అడ్వైజరీ బోర్డుకు సలహాదారునిగా ఎంటర్ అయ్యిండు ఆయన. ఈ అడ్వైజరీ బోర్డు సలహాదారులకు రోజు జరిగే యాక్టివిటీస్లో కానీ బిజినెస్ లావాదేవీలలో కానీ సంబంధాలు ఉండవు. గతంలో మరి కేటీఆర్ గారికి హరీష్ రావు గారికి బాగా తెలవాలి. ఎందుకంటే ఇది నాన్ స్టాట్యుటరీ, అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చట్టబద్ధత లేదు. मरूफ अदाकार प्रकाश राज ने एक नया वीडियो जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार हुक्काम से सीधे और सख्त सवालात किए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये सच नहीं है कि वेबसाइट पर उनके वोट को मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल शदा जाहिर किया गया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब उन्होंने अपने वोट के हज़फ होने का वीडियो जारी किया तो उसके चंद घंटों बाद ही अफसरान ने अपना मौक़िफ़ बदल दिया। उन्होंने कहा कि पहले हुक्काम ने कहा कि वोट मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हुआ है और बाद में कहने लगे कि इसे सिर्फ मुंतकिल किया गया है। अदाकार ने दावा किया कि उनके पुराने घर के पते पर पहुंचकर BLO ने जो हंगामा किया था उसके तमाम सबूत उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने बरहम होकर सवाल किया कि क्या इस मुल्क के शहरियों को अपने जमहूरी और बुनियादी हक के लिए इस तरह कतार में खड़े होकर मांगना पड़ेगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस पूरे मामले पर शफाफियत का मुजाहरा करने और जिम्मेदार उहदेदारों के खिलाफ फौरी कदम उठाने का मुतालबा किया। इस नए वीडियो के वायरल होते ही सियासी और अवामी हलकों में इंतखाब की शफाफियत और राय दहिंदगान के हुकूक पर एक नई बहस छिड़ गई है। Friends, साथियों, few questions to the Election Commission of Karnataka. Isn't it true that you had put it on your website that my voter ID is permanently shifted, that means deleted, that I have to fill Form 6 and apply for a new voter ID? And once I raised the issues and when it reached millions, within hours, isn't it true that you officials called me and said there has been a mistake, we will correct it? And you also requested me to put it on social media, you are correcting it. I have all the call records. And by evening, you call a press meet, you change from permanently shifted to shifted on your website and tell the press that, it's actually shifted, we did a merger and deletion is a lie. You are telling a lie. You have told a lie. And by 8:30, you will send your BLO to the old address in front of the door with a camera, call the neighbors and create that natak and drama that, you have done the... सीनियर कानून साज पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने एक बार फिर अपने तुंदो तेज और जबरदस्त बयान से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि एहसान करने वाले और मदद करने वाले को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने वाले का अंजाम अच्छा नहीं होता। उन्होंने अपने गुज़िश्ता बयान का दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ सच्चाई को बिला खौफ व जेजे का अवाम के सामने रखा है। उन्होंने अपने अज़्म का इयादा किया कि उनके हल्के की अवाम ही उनकी पहली तरजीह है और उनकी तमाम तर जिंदगी उन्हीं की खिदमत के लिए वक्फ है। सीनियर रहनुमा ने वाज़े किया कि वो सिर्फ अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए काम करते हैं और कभी अपने ज़ाती मुफाद के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। उन्होंने अपने सियासी किरदार को उजागर करते हुए कहा कि वो अपने हुकूक की खातिर जिदोजहद करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन किसी के सामने सर झुकाने वाले सियासतदान हरगिज़ नहीं है। उन्होंने अपने मुखालफीन को पैगाम दिया कि वो तमाम अवामी मसाइल के हल के लिए डट कर मुकाबला करेंगे और अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं करेंगे। उनके इस बेबाक बयान के बाद खित्ते के सियासी माहौल में एक नया हंगामा और चामगोइयां शुरू हो गई है। నా ప్రజల కోసం నా జీవితం, ప్రజల సంక్షేమం కోసమే నా ఆలోచన, కార్యకర్తల బాధలు తీరడానికి నా ఆలోచన. దానికి అనుగుణంగా నేను పనిచేయాల్సి వస్తుంది తప్పితే నాకు ఒక్క పైసా కూడా %, కూడా స్వార్థం అనేది నాకు లేదు. స్వార్థం అనేది నేను ఉంటే రాజకీయం అనుకుంటాను, కానీ ఇటువంటి దౌర్భాగ్యం పని నేను చేయలేదు. రోజు అంటున్న బాధ కలిగి మనం స్పందించాలి. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉద్యోగం వేయడా, ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉద్యోగం కలిపిండా, ఆయన స్వార్థం ఉంది. చెప్పురా బాబు, ఒక్కటి చెప్పు స్వార్థం, ఒక్కటి చెప్తున్నాను.
నాకు డబ్బులు ఇచ్చేదా, నా అమ్ముడు పోయిందా, అదే ఆ విషయం స్పష్టం చేయడానికి మాట్లాడినా. మరి వాస్తవం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఈ పక్షాలు ఇచ్చారు, చెప్పాల్సి వస్తుంది. అన్నం పెట్టుకుని మరుస్తారా? నా పుట్టగతులు ఉండే బేమాన్ అంటారు. నాకు కూడా నేను ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా బేమాన్ అంటప్పుడు నేను కూడా బేమాన్ దగ్గర పట్టుకుంటాను. ఈ ఫంక్షన్ వచ్చింది, కేసీఆర్ రోడ్డు వచ్చింది, తప్పదు కదా. BRS रहनुमा RS परवीन कुमार ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम लगाया है कि इसने फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट का झांसा देकर अवाम के साथ संगीन धोखाधड़ी की है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि हुकूमत ने दरखास्त गुजारों से फीकस 70 रुपए वसूल किए और 6 लाख दरखास्त गुजारों में से 3 लाख को ये दस्तावेज जारी की, जिसे अब इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर कालअदम और नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। BRS लीडर ने तंज करते हुए कहा कि पहले ये कहा जाता था कि अवाम का पैसा सिर्फ दहली जा रहा है, लेकिन अब खबरें हैं कि ये पैसा डलास तक मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने एक संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि डलास के हवाई अड्डे पर करेंसी नोटों के बंडलों से भरा बैग ले जाते हुए रियासत के एक वजीर को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि इस बैग में न जाने कितने हजारों करोड़ रुपए मौजूद थे, जिसका कोई हिसाब किताब सामने नहीं लाया गया है। उन्होंने हुक्मरान जमात पर बदउनवानी, लूट मार और अवाम को बेवकूफ़ बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सख्त नताइज की खबरदार की है। BRS रहनुमा के इस सनसनीखेज बयान ने रियासती सियासत में एक नया हंगामा और ज़बरदस्त तनाज़ो खड़ा कर दिया है। అంటే 80 సార్లు ఢిల్లీ, ఈ డబ్బులన్నీ ఢిల్లీ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీ నుంచి డాలస్ కూడా పోతున్నాయంట. ఇవాళ నేను పేపర్లో చూసిన, డాలస్లో కూడా అమెరికా ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు వీళ్ళు నోట్ల కట్టలు మోసుకపోతుంటే తెలంగాణలో ఒక సీనియర్ మంత్రి ఆ మంత్రి కుటుంబాన్ని పట్టుకొని పక్కకు పట్టుకున్నారంట. మరి ఎన్ని వేల కోట్లు ఉన్నాయో ఆ బ్యాగ్లలో మాకైతే తెలియదు. అది ఈ మధ్యనే వెలుగులోకి వచ్చింది. అంటే ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితి అనేది తెలంగాణలో ఉన్నది. ఇంతకుముందే మేము ఇంకొక విషయం కూడా మా దృష్టికి వచ్చింది. మీరు ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్, మీరు ఒక ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ అని సర్ కార్యక్రమంలో తీసుకొచ్చారు. ఇది కూడా ప్రజలను మీరు ఘోరంగా మోసం చేసిండ్రు. ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి 70 లక్షల రూపాయలు కలెక్ట్ చేసి 70 రూపాయలు కలెక్ట్ చేసి ఒక్కొక్క అభ్యర్థి దగ్గర 70 రూపాయలు కలెక్ట్ చేసి దాదాపు 6 లక్షల మంది అప్లై చేసుకున్నారు. 3,60,000 మందికి ఆల్రెడీ మీరు ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసిండ్రు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది చెల్లదు అంటున్నది. మరి ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించిండ్రా? మీ లా సెక్రటరీ ఎక్కడ పోయిండు? మీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎక్కడ పోయినరు? మీ చీఫ్ సెక్రటరీలు ఏం చేస్తున్నారు? సోషల్ మీడియాలో తిరుగుతూ ఉన్నారు. అందుకొరకే ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి ఆయన లోకంలో ఆయన ఉన్నాడు. ఏమైనా అంటే 80 సార్లు ఢిల్లీ. हैदराबाद के फलाई ओवर्स की नाकिस देखभाल और सफाई सुथराई के फुकदान पर शहरियों की जानिब से शदीद तनकीद और नुक्ताचीनी की जा रही है। अवामी शिकायत है कि फलाई ओवर्स पर कचरा जमा रहने के बावजूद उनकी बरवक्त सफाई का कोई मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं है। बारिश के दौरान इसी जमा शदा कचरे की वजह से पानी की निकासी रुक जाती है और फलाई ओवर्स पर शदीद सड़कों का जलाव और पानी भर जाता है। शहरियों का इल्ज़ाम है कि हाइड्रा के मुदाखलत के बाद बल्दिया अपने बुनियादी फ़राइज़ और सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारियों से गफलत बरत रही है। बल्दिया में शिकायत दर्ज करवाने पर शहरियों को ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि वो इस मामले पर हाइड्रा से रुजू करें। मुख्तलिफ सरकारी शुबों और बल्दियाती इदारों की आपसी हम आहंगी के फुकदान की वजह से शहर की सड़कों और फलाई ओवर्स का निज़ाम अबतर हो चुका है। बारिश के पानी के बिला तात्तुल बहाव को यकीनी बनाने के लिए शहरियों ने हुक्काम से फलाई ओवर्स की फौरी सफाई का पुरजोर मुतालबा किया है। हैदराबाद के बाशिंदों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो आपसी तनाज़ात के बजाय अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दें। ఇది మన పివి నరసింహారావు ఎక్స్ప్రెస్ బ్రిడ్జ్ మొత్తం టోటల్ బ్రిడ్జ్ మీద ఎట్లనే చెత్త అంతా ఉంది. ఇదిగో అటు సైడ్, ఇదిగో ఇంకా నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇదిగోండి, కనిపిస్తుందా? ఇదిగో
ఈ గార్బేజ్ అంతా అట్లనే తాగిన షీషలు. నేను ఇది పిల్లర్ నంబర్ 87 మొత్తం టోటల్ అట్నుంచి వస్తున్నాను. మొత్తం టోటల్ బ్రిడ్జ్ మీద అట్లనే చెత్త ఉంది. ఏందండి ఇది? हैदराबाद के आबिड्स इलाके में एक फिल्म प्रोड्यूसर की तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पैदल चलने वाली एक खातून को जबरदस्त टक्कर मार दी। यह हौलनाक हादसा इस वक्त पेश आया जब प्रोड्यूसर के ड्राइवर महानिंदा ने गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो दिया और खातून पर कार चढ़ा दी। इस हादसे में शदीद जख्मी होने वाली खातून की शनाख्त नामपली की उनदिलमा बस्ती की रिहायशी सुनीता के तौर पर हुई है। मुतासरा खातून गिन फाउंड्री के स्टेट बैंक में सफाई के शोबे में मुलाजमत करती है और अपना काम खत्म करके घर लूट रही थी। गुज़िश्ता शाम मुलाजमत की जिम्मेदारियों से फारिग होकर जब वो पैदल अपने घर जा रही थी तो ये दर्दनाक हादसा पेश आया। गाड़ी की शदीद टक्कर की वजह से खातून की टांग टूट गई और उनके जिस्म पर मुताद्दिद गहरे और शदीद जख्म आए हैं। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों ने जख्मी खातून को इलाज के लिए करीब के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। आबिड्स पुलिस ने वाक़ये की इत्तला मिलते ही ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की तफसीली तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद के तारीखी निज़ाम कॉलेज में तलबा ने अपनी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है। तालीमी साल का आगाज़ हुए काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद तलबा को हॉस्टल के कमरे अलाट न किए जाने पर तलबा में शदीद बेरहमी पाई जाती है। एहतजाज करने वाले तलबा का कहना है कि मुनासिब रिहायशी सहूलियात न होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कॉलेज इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि तमाम मुस्तहिक तलबा को फौरी तौर पर हॉस्टल के कमरे अलाट किए जाएं ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तलबा ने खबरदार किया है कि अगर उनके जायज़ मुतालबात को जल्द पूरा न किया गया तो वो अपने इस एहतजाज को मज़ीद तेज़ और वसी करेंगे। इस नागहानी एहतजाज की वजह से कॉलेज के अहाते में काफ़ी देर तक गहमा गहमी और कशीदगी का माहौल बना रहा। इंतज़ामिया के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर तलबा को समझाने और उनके मसाइल का जल्द हल निकालने की यकीन दहानी करवाई है। तलबा ने वाज़े कर दिया है कि जब तक उन्हें हॉस्टल की सहूलत नहीं मिलती उनका ये एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। निजामाबाद जिला के अरमोर मंडल के गोविंदपेट में कौमी शाहरा पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक टायर पंक्चर होने की वजह से एक निजी बस कौमी शाहरा के किनारे खड़ी थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कंटेनर बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी बस से जा टकराया। इस हौलनाक टक्कर के नतीजे में बस के पास बैठी दो ख्वातीन मौके पर ही दर्दनाक तौर पर जाँ बहक हो गईं। हादसे के वक्त बस के करीब और अंदर मौजूद मुताद्दिद मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस और मकामी लोगों ने पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मामले का मुकदमा दर्ज करके हादसे के असबाब की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हैदराबाद के जलपली में वाक़े वादा मुस्तफ़ा से एक इंतहाई अजीब और हैरान कुन वाक़या सामने आया है, जहां एक चोर चोरी के बाद इसी घर में सो गया।
खबर के मुताबिक ये चोर रात की तारीकी में एक घर में दाखिल हुआ और वहां से कीमती जेवरात और एक मोबाइल फोन चुरा लिया। चोरी की वारदात को कामयाबी से अंजाम देने के बाद नामालूम वजूहात की बना पर चोर इसी घर के एक कमरे में गहरी नींद सो गया। अगली सुबह जब घर का मालिकाना बेदार हुआ तो उसने अपने ही घर में गैर शख्स को सोते हुए देखकर शदीद हैरत का इजहार किया। मकान के मालिक ने चोर को जगाते हुए इसकी तमाम तर वीडियो अपने फोन में महफूज कर ली और उससे सख्त सवालात किए। जब चोर से पूछगुछ की गई तो उसकी जेब से चोरी किए गए कीमती जेवरात और मोबाइल फोन फौरन बरामद हो गए। मालिक मकान ने बगैर किसी ताखीर के इस वाक़ये की इत्तला मकामी पुलिस को दी और सोए हुए चोर को उनके हवाले कर दिया। इस अनोखे और दिलचस्प वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस अजीब चोरी पर शदीद हैरत का इजहार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फिरोज भाई, ये ने है देखो कब आया ने मालूम रात में ये जो चीज़ा है ना इसकी जेब में ये बाजारी है लेकिन हमारे घर के चीज़ा है। फ़ोन भी था देखो, इससे पापा का फ़ोन भी था, पापा फ़ोन वहाँ रखे सुने। ये अलमारियाँ खुले थे, अब बंद करे हम लोग। अभी ये फ़ोन था रख लिया भाई ने। बहरहाल इससे पहले 2 बार पापा का फ़ोन चोरी हुआ सुने। अपन बोले चलो गलती कहाँ है बोल के खामोश हुए। देखो भाई फैसल भाई के घर में आया था, अलमारी में से निकाला और बोले तो फोन आना भी उठाया था। वहाँ भी गया, वो रूम में भी वहाँ से भी क्या लिया आप तो नहीं है। और फोन आना अंकल का फोन, उनका भी आंटी का भाई का भी फोन था, बंद करके रखा था। ले फिर वापिस अब यहाँ सो गया था, पीले खाले के मस्त था गोलियां में, यहाँ सो गया। दे दिया फैसल भाई पूछे तो फैसल भाई मेरे को क्या करे समझाए, मारी भी नहीं, एक लास्ट चांस देता हूँ। फोन लगाए तो फोन नहीं उठाए, उल्टे बातें करे सब जने तो न समझा के भी जा रहे। बोलो नाम क्या है तुम्हारा? मेरा फुरखान है भाई। अब्बा का नाम? बहुत है। कहाँ रहते? यहाँ गली में रहता हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 है। कब आए यहाँ पे? यहाँ रात में आया भाई। अच्छा, क्या क्या लिए? चाय की याद तो नहीं है भाई, ये भी निकाला करते में और यहाँ सो भी आता रहते, सोना वना भी ले आता रहते। हो गई गलती, माफी चाहता हूँ भाई आंटी से। क्या करा मेरे को तो और खुद भी याद भी नहीं है। आंटी हमें बताई ये और क्या सोना दरवाजे 2 बार कहीं को लगा के बाहर दरवाजे भी लगाया करते भाई। और कहते क्या कहते तुम्हारा याद नहीं है? मेरे को तो याद तो नहीं है। दरवाजे भी लगाया बोल के बोले लगाया हूँ भाई, मेरे को तो याद तो नहीं है। अरे भाई आया कहाँ से तू? मैं यहाँ से आया नहीं मालूम, मेरे को याद तो नहीं है। उन्हें बच्चा आया तो छोटा, उसको क्या नाम है उसका? मुसाया। क्या टाइम पे आया? आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण की हल्का असेंबली पड़ापुरम में तेलंगाना से गैर कानूनी तौर पर लाया गया राशन का चावल बड़ी मिकदार में पकड़ा गया है। पुलिस ने इंटेलिजेंस इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 30 टन राशन का चावल मुंतकिल करने वाले एक बड़े लारी को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये सरकारी चावल तेलंगाना के जिला भद्रादुरी कोतेगोडम के पालवानचा इलाके से गैर कानूनी तौर पर लाया जा रहा था। चावल की ये बड़ी खेप पड़ापुरम में वाक़े एक निजी राइस मिल में फरोख्त के मकसद से मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को तहवील में ले लिया और इस गैर कानूनी नक्ल-ओ-हमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि ये काला बाजारी का एक बड़ा नेटवर्क है जो गरीबों के चावल की स्मगलिंग में मुलव्वस है। पुलिस और महकमा खुराक के हुक्काम ने मामले की तफसीली जांच शुरू कर दी है ताकि इस घपले के मरकजी किरदारों को बेनकाब किया जा सके। सरकारी राशन के चावल की इस तरह दूसरे रियासत में स्मगलिंग की खबर के बाद दोनों रियासतों की सरहद पर तलाशी का निज़ाम मजीद सख्त कर दिया गया है। नीलवाई थाने की हुदूद में वाक़े कलीमपली गांव में टास्क फोर्स पुलिस ने देर रात मुर्गों की जंग के एक गैर कानूनी अड्डे पर छापा मारा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौका से 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो इस गैर कानूनी जुए के खेल में मुलव्वस थे। छापे के दौरान पुलिस ने जुए की रकम के तौर पर 24,040 रुपये नकद और 4 मुर्गे अपने कब्जे में ले लिए हैं। इसके अलावा पुलिस ने मुल्जिमान के पास से 45 तेज धार चाकू, 18 मोटरसाइकिलें और 12 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गैंग आधी रात के वक्त सुनसान इलाके में खुफिया तौर पर मुर्गों की लड़ाई और जुए की सरगर्मियां चला रहा था।
टास्क फोर्स पुलिस की इस अचानक और हिकमत अमली से भरपूर कार्रवाई की वजह से वहां मौजूद अफराद में अफरा-तफरी मच गई। गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान और जब्त शदा सामान को मजीद कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने के लिए नीलवाई पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मकामी पुलिस ने वाज़े पैगाम दिया है कि इलाके में गैर कानूनी सरगर्मियों और जुए के अड्डों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमा बरक़ियात की विजिलेंस टीम ने पहाड़ी शरीफ के डिवीजन 66 में गैर कानूनी बिजली कनेक्शनों और बकायाजात के खिलाफ एक खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई है। इस अहम कार्रवाई के दौरान हुक्काम ने वादा सालेहीन और शाहीन नगर के इलाकों का तफसीली मुआयना करके बिजली के मीटरों की जांच की। तफ्तीशी टीम ने इन तमाम मकानात और तिजारती मराकज़ी की निशानदेही की जहां बिजली के बिल तवील अरसे से वाजिब अदा थे और गैर कानूनी तौर पर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शनों को मौके पर ही काट दिया गया और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज किया गया। हुक्काम ने बिजली के मीटरों में किसी भी किस्म की छेड़छाड़ और बिजली चोरी का पता लगाने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल करते हुए वसी पैमाने पर मुआयना किया। इस अचानक मुआयने के बाइस इलाके के खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद और गैर कानूनी इस्तेमाल कुनिंदगान में शदीद अफरा-तफरी और हंगामा मच गया। शोबा विजिलेंस ने वाज़े किया है कि बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये मुहिम आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी। इंतज़ामिया ने अवाम से अपील की है कि वो अपने बिजली के तमाम बकायाजात जल्द अज जल्द अदा करें और किसी भी गैर कानूनी तरीक़ाकार से परहेज करें। मरूफ मलयालम सोशल मीडिया शख्सियत की अहलिया ने अपने शौहर के तमाम तर इल्ज़ामात को रद्द करते हुए एक इंतहाई चौंका देने वाला इंकिशाफ किया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि उन्हें अपने शौहर की ज़रूरत नहीं है और वो अपने नए साथी के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तफसीली वीडियो जारी की जिसे बाद में फौरी तौर पर हज़फ कर दिया गया, मगर ये पैगाम वायरल हो गया। खातून ने कहा कि उनका नया साथी चाहे बस कंडक्टर हो या क्लीनर, वो इसी के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहती है। उन्होंने अपने शौहर पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि उनके दीगर ख्वातीन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि उनके साबिक शौहर उनकी बिल्कुल देखभाल नहीं करते थे और रोज़ाना घर आकर शदीद ज़हनी व जिस्मानी अजियत देते थे। इसी मुसलसल हरासानी और जुल्म व सितम से तंग आकर उन्होंने घर छोड़ने और अपने नए साथी के साथ जाने का फैसला किया है। इस खबर के आम होते ही सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त हंगामा मच गया है और लोग इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद में एक गैर मुतवक्के और सनसनीखेज हादसे के दौरान एक तेज़ रफ्तार कार झेल में जा गिरी जिससे इलाके में हंगामा मच गया। ये वाक़या शहर के जलपली इलाके में ऑक्सीजन प्लांट के करीब पेश आया, जहां अचानक कार बेकाबू होकर पानी में चली गई। वाक़या की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और हंगामी खिदमात की टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक क्रेन की मदद से झेल में डूबी हुई गाड़ी को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। बाहर निकाली गई गाड़ी की शनाख्त एक महंगे ब्रांड की कार के तौर पर हुई है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के हुक्काम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे के वक्त गाड़ी में कितने अफराद मौजूद थे। वाक़ये की वजह ड्राइवर का कंट्रोल खो जाना है या कोई और तकनीकी खराबी, इसकी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछगुछ शुरू कर दी है और इस खौफनाक हादसे की मजीद तफसीली मालूमात का इंतजार किया जा रहा है। जिया शंकर भोपालपली जिला से एक इंसानियत की बेहतरीन मिसाल सामने आई है, जहां एक रहमदिल और नेक दिल मैकेनिक सैयद रहीम पाशा ने मिसाल कायम की है। उनका मानना है कि जिंदगी में दौलत से ज्यादा इंसान और इंसानियत की कदर और कीमत अहमियत रखती है। उन्होंने ऐलान किया है कि कार, बाइक या ऑटो जैसे किसी भी की गाड़ी का पंक्चर हो जाए तो वो ज़रूरतमंदों की हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त तैयार है। अगर किसी मुसाफिर के पास रकम मौजूद ना भी हो तब भी वो बगैर किसी फीस के गाड़ी का पंक्चर बनाकर इसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। भोपालपली में अगर किसी की गाड़ी खराब या पंक्चर हो जाए तो वो उनके फ़ोन नंबर पर राब्ता करके फौरी मदद हासिल कर सकता है। उनके इस बेलौस खिदमत के जज्बे और इंसानी खिदमात की सोशल मीडिया और मकामी लोगों में शदीद पजीराई की जा रही है। इलाके के बाशिंदों ने इस नेक दिल इंसान के अक़दाम की ज़बरदस्त तारीफ करते हुए उन्हें सराहा है।
सैयद रहीम पाशा की इस मिसाल ने ये साबित कर दिया है कि आज के दौर में भी सच्ची इंसानियत और हमदर्दी जिंदा है। నమస్కారం అండి, నా పేరు సయ్యద్ రహీం పాషా, జయశంకర్ జిల్లా, భూపాల్పల్లి నివాసి. నా నెంబర్ 8179933217. వృత్తిపరంగా మొబైల్ పంచర్ చేస్తా అండి. మొబైల్ పంచర్ అంటే దారి మధ్యలో కానీ, అడవిలో కానీ, మైన్ మీద కానీ, ఎక్కడన్నా ఎవరన్నా దారి మధ్యలో 2, 3, 4 అంటే కారు కానీ, బైక్ కానీ, ఆటో కానీ పంచర్ అయితే వచ్చి చేస్తా అండి. డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా. ఇవాళ ఏం వారం? ఇవాళ సోమవారం 10వ తారీఖు 10వ తారీఖు 8వ నెల 2026 సంవత్సరం రోజున 10 అవుతుందండి. ఇక రాంపూర్లో ఉంటారంట. నీ పేరేం పేరా బాబు? ఏం రమేష్? బంగా రమేష్. మీరు?